डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर के साथ हम अप्लाइड मैथ सेकेंड की सेकेंड यूनिट स्टार्ट करने चल रहे हैं, जिसका नाम है समाकलन गणित सेकेंड अर्थात इंटीग्रल कैलकुलस सेकेंड। डियर स्टूडेंट्स, इस यूनिट से आपके एग्ज़ाम में टोटल 14 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाने हैं और इस यूनिट के अंतर्गत 5 चैप्टर्स आप सभी लोगों को पढ़ना है। आज के इस लेक्चर के साथ इस यूनिट का पहला चैप्टर हम स्टार्ट करने चल रहे हैं, जिसका नाम है निश्चित समाकलन अर्थात डेफिनिट इंटीग्रेशन। डियर स्टूडेंट्स, आज का ये लेक्चर बेसिक होने वाला है, इजी होने वाला है, बेहद इम्पॉर्टेंट होने वाला है, लेकिन निश्चित समाकलन बेहद इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आपके सिलेबस में निश्चित समाकलन के अनुप्रयोग भी दिए गए हैं, मींस एप्लीकेशंस ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल भी दिया गया है, जिससे आपके एग्ज़ाम में 5 मार्क्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो डेफिनिट इंटीग्रेशन आपको आना ज़रूरी है। आइए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास ज़्यादा लेंदी नहीं होगी, लेकिन आज की क्लास बेसिक होगी, ध्यान से टॉपिक को समझिएगा। आइए डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि चैप्टर का नाम है निश्चित समाकलन डेफिनिट इंटीग्रेशन। आपको याद होगा शुरुआत में ही जब मैंने आपको इंटीग्रेशन पढ़ाना स्टार्ट किया था, या जहाँ भी आप लोगों ने पढ़ा होगा वहाँ आपको बताया गया होगा कि जो समाकलन होता है, ध्यान सुनिएगा हमारी बात भैया, जो समाकलन होता है अर्थात इंटीग्रेशन, ठीक है, इंटीग्रेशन जो होता है वह 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। एक आपको बताया गया था अनिश्चित समाकलन, बात को हमारी समझिएगा आराम से। एक को बोलते हैं अनिश्चित समाकलन, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, ध्यान से बातों को समझते चलिएगा, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, समझते हुए चलना है, ठीक है। अनिश्चित समाकलन। दूसरा आपको बच्चों बताया गया था निश्चित समाकलन। शुरुआत में ही आपको बताया गया था कि समाकलन जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, निश्चित और अनिश्चित। इसको हम बोलते हैं डेफिनिट इंटीग्रेशन, डेफिनिट इंटीग्रेशन, ठीक है। अब सुनिए, पहले आपको पढ़ाना शुरू किया गया अनिश्चित समाकलन, ठीक है। अब आप पढ़ने वाले हैं निश्चित समाकलन। जो आपकी पहली यूनिट थी, फर्स्ट यूनिट, जिसका नाम था समाकलन गणित फर्स्ट अर्थात इंटीग्रल कैलकुलस फर्स्ट, उसमें आप सभी लोगों ने अनिश्चित समाकलन पढ़ा है। चाहे वो सामान्य प्रकार का समाकलन रहा हो, सिंपल इंटीग्रेशन रहा हो, प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन अर्थात इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन रहा हो, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अर्थात खंडशः समाकलन रहा हो, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन रहा हो, या कुछ महत्वपूर्ण फलनों का जो समाकलन था वो रहा हो, वो सभी के सभी कैसे थे? इनडेफिनिट इंटीग्रल्स थे, जिनका हम वैल्यू फाइंड किया करते थे। अभी आप इस यूनिट में जो पहला चैप्टर निश्चित समाकलन पढ़ने चल रहे हैं, ये निश्चित समाकलन के अंतर्गत आता है। हम पहले बात कर लेते हैं कि देखो अनिश्चित समाकलन क्या है, निश्चित ये शुरुआत में तो हमने बताया था। अब चूंकि आप इंटीग्रेशन जान चुके हो, तो उसके हिसाब से हम आपको बताएंगे कि इसको अनिश्चित समाकलन कहते क्यों हैं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि जैसे हमारे पास कोई फंक्शन है f(x), तो इसका जब हम इंटीग्रेशन करते हैं, मान लो कैपिटल f(x) आता है, तो यहाँ एक c जरूर हम ऐड कर देते हैं। ये जो c जोड़ा जाता है, ये क्या होता है? समाकलन अचर होता है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट होता है। और ये अचर होता तो है, लेकिन क्या इसकी वैल्यू निश्चित होती है बच्चों? क्या इसकी निश्चित वैल्यू होती है? क्या डेफिनिट वैल्यू होती है? क्या नहीं। अगर डेफिनिट वैल्यू होती तो वहाँ 2, 3, 4, 5 ऐसे लिखा जाता ना, वहाँ पर c क्यों लिखा जाता? c लिखने से तात्पर्य यही है कि c की वैल्यू फिक्स नहीं है तो कोई कांस्टेंट वैल्यू, लेकिन फिक्स नहीं, अलग अलग हो सकती है। तो जब इस इंटीग्रेशन की जो वैल्यू है उसके साथ जो c लगा हुआ है वो निश्चित नहीं है, तो इसका मतलब ये पूरी वैल्यू ही निश्चित नहीं है। तो ये पूरी वैल्यू है कैसी? अनिश्चित है, इनडेफिनिट है।
इसीलिए इसको हम इनडेफिनिट इंटीग्रेशन बोलते हैं, अनिश्चित समाकलन के नाम से जानते हैं। ठीक है ना, क्लियर हो गई बातें। ये हमने उसके हिसाब से बताया जो अभी आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, शुरुआत में हमने कुछ अलग तरीके से आपको बताया था। अब हम बात करते हैं निश्चित समाकलन क्या होता है। ऐसा समाकलन, ऐसा इंटीग्रेशन या ऐसा इंटीग्रल जो दो सीमाओं के मध्य ज्ञात किया जाए, जहां सी की कोई आवश्यकता ना हो, उसी को निश्चित समाकलन के नाम से जाना जाता है। जरा ध्यान से समझते हैं, इसको आप लोग समझ लिए होंगे। ये क्या होगा, दो निश्चित सीमाओं के मध्य, मैं समझाता हूं, दो निश्चित सीमाओं के मध्य जब हम इंटीग्रल फाइंड करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, निश्चित समाकलन बोलते हैं। जरा इसको इरेज करते हैं और निश्चित समाकलन को अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। जरा ध्यान से समझ लीजिए, देखिए ध्यान से। सपोज कर लीजिए कोई फंक्शन है f(x), ठीक, जिसका हमने इंटीग्रेशन किया और इंटीग्रेशन पर हमें एक वैल्यू मिल रही है fb माइनस fa। तो ये क्या है, डेफिनिट वैल्यू है। क्या है, डेफिनिट वैल्यू है। सुनिएगा ध्यान से, ये जो डेफिनिट वैल्यू है, इसी को इस फंक्शन f(x) का डेफिनिट इंटीग्रल कहते हैं। जरा सुन लीजिए, इसी को इसका क्या कहते हैं भैया, डेफिनिट इंटीग्रल कहते हैं, मतलब निश्चित समाकल कहते हैं इसी को। और इसी को फाइंड करने की जो प्रोसेस होती है, प्रोसेस जो प्रक्रिया होगी, इस चीज़ को फाइंड करने की जो प्रक्रिया होगी, उसे हम क्या कहते हैं, निश्चित समाकलन कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, निश्चित समाकलन कहते हैं। क्या बात समझ में आ रही है। तो निश्चित समाकल को प्राप्त करने की प्रक्रिया निश्चित समाकलन कहलाती है। ये जो वैल्यू है ये निश्चित समाकल को रिप्रेजेंट करती है। अब जरा हम बात कर लेते हैं कि इसको नोटेट कैसे करते हैं। जरा समझ लिए ध्यान से, इसका नोटेशन कैसा होता है, जरा उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। बोर मत होइए, देखिए लेक्चर स्टार्टिंग वाला है, पहला लेक्चर है, तो जो बेसिक टर्म्स हैं उनको अच्छे से क्लियर कराना, उनको अच्छे से बताना हमारी जिम्मेदारी है। इसलिए ध्यान से समझेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा और आगे की जर्नी आसान हो जाएगी। जब कंसेप्ट क्लियर होते हैं तो आगे की जर्नी अपने आप आसान हो जाती है, और कंसेप्ट ही नहीं पता है तो फिर आप ऐसे ऐसे करेंगे, फिर दिक्कत होगी। ठीक है, नोटेशन कैसा होता है, जैसा कि आपको पता है बच्चों, हमारे पास कोई फंक्शन f(x) है, इसका इंटीग्रेशन करना होता है तो ऐसे हम इसको नोटेट करते हैं। अब अगर इसका इंटीग्रेशन दो सीमाओं के मध्य करना है तो यहाँ पर उसकी सीमाएं लिखी जाती है। यहाँ a लिख दिया जाएगा, यहाँ b लिख दिया जाएगा। ये जो a होगा, इस a को इसकी निम्न सीमा कहते हैं। क्या कहते हैं, निम्न सीमा, जिसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, लोअर लिमिट है। ठीक है, क्या है, लोअर लिमिट है। और ये जो ऊपर लगी होगी, इसको इसकी हम क्या कहेंगे, उच्च सीमा कहेंगे। क्या कहेंगे, उच्च सीमा, जिसको हम क्या कहते हैं, अपर लिमिट कहते हैं। इतनी बात सबको समझ में आ गई होगी। ये इसका नोटेशन, इसका रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब जरा हम बात करते हैं कि इसकी वैल्यू हम पता कैसे करते हैं। अब जरा समझिए आप लोग, यहाँ हमारे पास कोई फंक्शन है जिसका हमें इंटीग्रल फाइंड करना है। लिमिट a से b लगी है, लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है। अब होता क्या है कि थोड़ी देर के लिए आपको इस लिमिट को ध्यान में नहीं देना है। हमारी बात सुनिए, थोड़ी देर के लिए इस लिमिट को ध्यान में मत दीजिए। f(x) का इंटीग्रेशन करना आपको आता है। कैसे आता है, जितनी प्रोसेस इसके पहले हमने पढ़ा है वो सारी प्रोसेस यहाँ यूज़ होने वाली हैं। चाहे वो इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स रहा हो, चाहे वो सब्स्टिट्यूशन रहा हो, सिंपल रहा हो, या कोई फार्मूला हमने डिराइव किया हो, उन सब का यूज़ करके हुए इंटीग्रेशन करने का तरीका वही पुराना होगा जो हमने पहले किया है। तो सपोज़ करते हैं कि इसका इंटीग्रेशन करने के बाद हमें f(x) मिल जाता है। अब अगर हमें अनिश्चित समाकलन निकालना होता तो यही हम c ऐड करके काम खत्म कर देते, लेकिन निश्चित पता करना है तो यहाँ कैपिटल ब्रैकेट लगा करके यहाँ नीचे a ऊपर b लिख दिया जाएगा, c नहीं जोड़ा जाएगा। और इसकी वैल्यू रखने का तरीका होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ये वैल्यू रखोगे तो क्या आएगा, fb, ये वैल्यू रखोगे तो क्या होगा,
एफ ए, ये इसकी क्या हो जाएगी, वैल्यू हो जाएगी, इसका आंसर हो जाएगा। कोई एग्जाम्पल लेकर के मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे मान लो किसी की लिमिट लगी है 1 से 2 और फंक्शन है हमारा x, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है, निश्चित समाकलन हमें इसका फाइंड, क्योंकि लिमिट लग गई है तो ये निश्चित है। अब आप जरा देखो x का इंटीग्रेशन क्या होगा, x² अपान में 2, लिमिट क्या लगेगी 1 से 2, ठीक है, लोअर लिमिट अब वैल्यू रख दो। तरीका क्या होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो क्या होगा 2 का स्क्वायर बाई 2 माइनस 1, अब 2 का स्क्वायर 4 अपान 2 2 होगा, 2 माइनस 1 इक्वल टू 1 होगा। ये आप देखेंगे तो इसकी क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी। ये है बच्चों निश्चित समाकलन करने का तरीका, और निश्चित समाकलन का मतलब क्या होता है, उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। ठीक है, कोई डाउट नहीं होगा। अब जरा हम अपनी जर्नी को आगे बढ़ाते हैं। अभी हमने यहाँ पर आपसे कहा कि यहाँ हम समाकलन अचर इंटीग्रेशन कांस्टेंट नहीं ऐड करते हैं। जरा हम बात कर लेते हैं कि भैया ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट हम क्यों नहीं ऐड करते हैं, ज़रा इस पर हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। अभी हमने आपको बताया कि जैसे हमारे पास f(x) है, लिमिट लगी है a से b तक, तो अभी इसका इंटीग्रेशन कैसे बताया गया, कैपिटल f(x). चलो मान लेते हैं c हमने ऐड कर दिया और लिमिट भी लगा दी, तो तरीका क्या होगा लिमिट को रखने का, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट जब आप यहाँ पर रखेंगे तो क्या होगा, fb होगा प्लस में c होगा, ठीक है, और माइनस लगा करके fa होगा और प्लस में कितना होगा c। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए fb प्लस c कहाँ, हाँ ठीक है, c माइनस fa माइनस c, c से c क्या हो गया कैंसिल, फाइनली बचा कितना fb माइनस fa। तो वो जो वैल्यू थी वहाँ पर, ठीक है, जो वैल्यू थी वो क्या हो गई कैंसिल। जो जिस कांस्टेंट की बात कर रहे थे, जिस हम समाकलन अचर की बात कर रहे थे, ये क्या था, समाकलन अचर था, इसी को जोड़ने से ही वो अनिश्चित बन रहा था और ये कैंसिल ही हो जा रहा है, इसका कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, इसलिए ये क्या है, निश्चित समाकलन है। ठीक है, अब आप सभी लोगों को इतनी चीज़ समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं निश्चित समाकलन हम कैसे करते हैं, या निश्चित समाकलन करने की विधि क्या होती है। जरा आप सुन लीजिए, निश्चित समाकलन ज्ञात करने की विधि। ठीक है, टॉपिक है हमारा अब निश्चित समाकलन ज्ञात करने की विधि। देखो भाई, जो बता रहा हूँ ना, हो सकता है अभी तो आपको आसानी लग रहा होगा, कुछ लोग स्किप करके निकल लेते हैं, लेकिन यार इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इसको पूरा अच्छे से समझ जरूर लीजिए। निश्चित समाकलन ज्ञात करने की मेथड, ठीक है, मेथड ऑफ फाइंडिंग डेफिनिट इंटीग्रेशन, या आप सिंपल सा बोल देते हैं मेथड, सिंपल सा मेथड लिख देते हैं, क्या होता है। तो सुनिए, बुक में मेथड लिखा गया, मैं ज़रा पढ़ देता हूँ फिर समझा देता हूँ आप लोगों को। इन्होंने लिखा है कि सर्वप्रथम पहले बताई गई विधि से समाकलन करेंगे, समाकलन नियतांक नहीं लिखेंगे, मैंने आपको बता दिया। विधि को मेथड कौन सा होगा, जिस मेथड से इंटीग्रेशन आप कर पाइए। सिंपल में इंटीग्रेशन हो जा, इंटीग्रेशन करने का तरीका नहीं बदलेगा, सुन रहे हो हमारी बात ना। जैसे इंटीग्रेशन करने थे, जिस मेथड से आप कर सकते हैं उसको इंटीग्रेशन, उस मेथड से आप उसका इंटीग्रेशन करेंगे और कांस्टेंट नहीं ऐड करेंगे। कैपिटल ब्रैकेट लगा करके नीचे ए ऊपर बी लिख देंगे, बाद में अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट के कंसेप्ट को लगा करके उसकी वैल्यू हम निकाल लेंगे। इसने लिखा है, इस राशि को बड़े कोष्ठक में रखकर कोष्ठक के दाहिनी ओर निम्न था उच्च सीमा लिखें। अभी मैंने बताया आपको। अब समाकलन की चर राशि की जगह उच्च सीमा तथा निम्न सीमा रखकर उच्च सीमा से प्राप्त राशि से निम्न सीमा को घटा दीजिए। यही 3 स्टेप हमें फॉलो करने होते हैं, और इसके लिए बेहद आवश्यक है कि आपको इनडेफिनिट इंटीग्रेशन जो है डियर स्टूडेंट्स वो आता हो। आइए जरा हम बात करते हैं, 1-2 छोटे-छोटे क्वेश्चन आप सभी लोगों के साथ सॉल्व करते हैं और फिर जर्नी हमारी बढ़ेगी। भाई सब्स्टिट्यूशन होना होगा तब कैसे होगा, नहीं सब्स्टिट्यूशन होना होगा तब कैसे होगा, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स करना होगा तो कैसे होगा। कुछ क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे, 2-3 लेक्चर होंगे, चीज़ें अच्छे तरीके से समझ में आ जाएंगी। एक छोटा सा एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं। एक क्वेश्चन है जो बुक का एग्जाम्पल है, लिमिट a to b, ठीक है, लिखा है 1/x dx।
अब इसकी वैल्यू हमें डियर स्टूडेंट्स क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो ज़रा देखिए कैसे हम लोग फाइंड करेंगे। सबसे पहला काम इसका इंटीग्रेशन करना। ज़रा देखिए ध्यान से, क्या लिखा है, a टू b 1/x dx। अब आप सबको पता है कि 1/x का इंटीग्रेशन log mod ऑफ x प्लस c होता है, लेकिन c यहाँ लिखना नहीं है। नहीं लिखना है तो लिमिट क्या लग जाएगी, ज़रा देखो, a से b यहाँ क्या लग गई, लिमिट लग गई। वैल्यू रख दीजिए, कैसे रखेंगे, log अपर लिमिट माइनस में कितना हो गया, log लोअर लिमिट। मॉड नहीं लगाने से कोई दिक्कत नहीं है, अब log m माइनस log n लगा देंगे तो इसको हम log b/a लिख सकते हैं। और यही डियर स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन जो मैं आपको बताने चल रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ज़रा देखिए, लिमिट लगी है 0 टू π/4 और यहाँ लिखा है tan स्क्वायर x। सुनिए ध्यान से, tan स्क्वायर x का इंटीग्रेशन करना है और लिमिट जो लगी है वो कहाँ से कहाँ लगी है भाई, 0 से π/4 लिमिट लगी हुई है। इसे हमें सॉल्व करना है। ज़रा ध्यान से समझिए कैसे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब ज़रा समझिए भाई, लिमिट लगी रहेगी 0 से π/4। आपको सिखाया गया है कि tan स्क्वायर x का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। इसको हम sec स्क्वायर x माइनस 1 लिखते हैं, लिखना ही पड़ेगा, मजबूरी है, कोई समस्या इसके लिए नहीं है। क्या बात समझ में आ रही है। अब आप चाहें तो एक साथ इंटीग्रेशन करके लिख दें या चाहें तो अलग अलग इंटीग्रेशन करें, ठीक है। कैसे, इसी में ब्रैकेट में ही आप इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको पता है कि sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होगा, tan x और 1 का कितना होगा, x होगा। मान लो इसमें कन्फ्यूजन आ रहा है तो 0 से π/4 अलग लिख करके sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन कर दीजिए, -1 लिख करके 0 से π/4 यहाँ भी लिमिट लग जाएगी, इसका भी इंटीग्रेशन कर दीजिए। तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x, ठीक, और माइनस इसका क्या होता है, x। क्योंकि दोनों में लिमिट सेम लगी है तो लिमिट एक साथ ला के लगा दीजिए, ज़्यादा अच्छा होगा। अलग अलग लिमिट लगा के भी वैल्यू पुट करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तरीका क्या होगा, अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट। समझ में आ रही बातें। ये क्वेश्चन 2000 में पूछा गया भैया, सुन लीजिए, UPBTE 2000 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। अपर लिमिट का मतलब क्या होगा, देखिए, tan π/4 माइनस में π/4 और माइनस में लोअर लिमिट रखोगे 0 हो जाएगा, tan 0 और माइनस में कितना, 0। अब इसको ज़रा सॉल्व कर लीजिए। tan π/4 की वैल्यू 1 होती है तो 1 माइनस π/4, बाकी सब हो गए 0। तो आंसर आएगा 4 माइनस π/4। एक निश्चित वैल्यू आई है, एक डेफिनिट वैल्यू हमें प्राप्त हुई है, इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, निश्चित समाकलन कहते हैं, डेफिनिट इंटीग्रेशन कहते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये टॉपिक आप सब लोगों को अभी तक क्लियर हो गया होगा। एक दो क्वेश्चन ज़रा और करते हैं जिससे आपको ये ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाए। डियर स्टूडेंट देखिए, बोर बिल्कुल नहीं होना है, चीज़ों को ध्यान से समझते हुए चलना है। मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। जो अगला क्वेश्चन सॉल्व कराने चल रहा हूँ वो 2019 में पूछा गया है। मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। एक भी टॉपिक, एक भी क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स स्किप नहीं करना है। बेसिक टॉपिक है ना, आसान तो लगेगा ही, लेकिन बाद में दिक्कत हो जाएगी छोड़ दोगे तो। देखिए क्वेश्चन, लिमिट लगी है 1 to √3 1/1 + x²। UPBTE बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। ज़रा इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद एक क्वेश्चन और मैं आपको सॉल्व करा देता हूं जिसमें लिखा हुआ है अंडर 0 से π/6 लिमिट लगी है और अंडर रूट में 1 माइनस sin 2x लिखा हुआ है। दोनों क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब ज़रा समझिए, ये क्या है, लिमिट लगी है 1 से √3 1/1 + x² का इंटीग्रेशन। 1/1 + x² का इंटीग्रेशन कितना होगा, tan इनवर्स x होगा। लिमिट कहाँ से कहाँ लगेगी, 1 से √3 तक। तो वैल्यू रखेंगे तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब अपर लिमिट √3 वैल्यू tan की कहाँ होती है, 60 डिग्री पर। 60 का मतलब π/3 और यहाँ कहाँ होती है, π/4 पर। एलसीएम ले लोगे 12 आएगा, इसको घटाने के बाद
π/12। ये डियर स्टूडेंट्स इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया होगा। ज़रा अगला क्वेश्चन भी हम यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। अरे सुनो सुनो सुनो, एक क्वेश्चन और है, अभी जो मैंने कराया वैसे ही है। 1/x dx लिमिट लगी है 1 से e तक। ये क्वेश्चन भी यूपी BTE 2019 में आया। ज़रा इसको सॉल्व करिएगा और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके इसका मुझे आंसर बताइएगा। सुन रहे हो ना, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आया है, 1 नंबर या 2 नंबर में आएगा। इसको सॉल्व कर लीजिएगा और मुझे इसका आंसर ज़रूर बताइएगा, ठीक है। इसको मैं इरेज करता हूँ, अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ, नोट कर लीजिए आप लोग, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और उसको सॉल्व कर लेते हैं और आज के इस लेक्चर को यहीं समाप्त करेंगे। लेक्चर ज़्यादा लेंदी नहीं होगा, हमने शुरुआत में ही कहा था। 0 से π/6 √1 माइनस में कितना लिखा है बच्चों, sin 2x लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ 0 से π/6 हो जाएगा। इस 1 को हम क्या लिख सकते हैं, cos² x sin² x लिख सकते हैं सर, आराम से लिख सकते हैं। और इसको 2 sin x, इसका सबका इंटीग्रेशन आप कर चुके हैं। ऐसा करने से क्या फ़ायदा हुआ, ज़रा देखिए। 0 से π/6 और ये रूट के बाहर आ गया, यहाँ हो गया cos x प्लस नहीं माइनस sin x का होल स्क्वायर। रूट के बाहर लेके आएंगे तो 0 से π/6 होगा और कितना लिखा जाएगा यहाँ पर, cos x माइनस sin x। अलग अलग इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे हम लोग, या डायरेक्ट लिख दो। cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा, sin x होगा, और sin x का क्या होगा, माइनस cos x, तो प्लस cos x हो जाएगा। लिमिट लगी है 0 से π/6 तक, उसको हम लगा देंगे, वैल्यू रख दो अपर लिमिट मतलब sin π/6 प्लस cos π/6 माइनस लोअर लिमिट मतलब sin 0 और प्लस में cos 0। सॉल्व कर लिए। π/6 मतलब 30, वैल्यू कितनी होगी 1/2, इसकी वैल्यू कितनी होगी √3/2, और माइनस sin 0 की वैल्यू 1 होती है, इसकी 0 होती है, ठीक है। sin 0 की वैल्यू 0, cos 0 की 1 होती है, कुल मिला के यहाँ 1 बचेगा, ठीक है। तो सॉल्व करेंगे इसको हम, 1/2 प्लस √3/2 माइनस 1, 1/2 से -1 करोगे तो √3/2 और यहाँ -1/2, कुल मिला के √3 - 1/2, ये इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन हमने थोड़ा जल्दी कर दिया है, आप लोग समझ जरूर कर गए होंगे और यही आंसर इसका आएगा, और ठीक है। तो अभी आज के इस लेक्चर में हमने आपको बहुत बेसिकली बताने का प्रयास किया है कि निश्चित समाकलन क्या होता है, इसको निश्चित समाकलन क्यों कहते हैं, इसके पीछे का रीजन क्या है, कैसे क्या चीज़ें हैं। अगर आप समाकलन थोड़ा सा भूले हैं तो एक बार रिवाइज कर लीजिएगा और हम आगे की जर्नी एकदम खुशी अच्छी तरीके से अपनी करेंगे। बहुत ही अच्छे तरीके से आपकी प्रिपरेशन चल रही होगी, ठीक है। हमने सर्कल चैप्टर अच्छे से पढ़ाया है और इसके पहले के इंटीग्रेशन हमने पहले से पढ़ाया है। इंटीग्रेशन की अगर किसी चैप्टर में कोई दिक्कत हो रही होगी तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से जा करके आप लोग चेक कर सकते हैं। चैप्टर वाइज भी प्लेलिस्ट बनी हुई है और अप्लाइड मैथ सेकंड के नाम से भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसका लाभ आप सभी लोग उठा सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, अगर आपको लेक्चर पसंद आया है, चीज़ें समझ में आई हैं, जो क्वेश्चन हमने टास्क में दिया है उसको ज़रूर पूरा करिएगा और अपने दोस्तों के साथ लेक्चर को शेयर करिएगा। अभी तक लेक्चर को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। बाकी डियर फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक लिए शानदार रहिए और पढ़ते रहिए।